हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के एक नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन और सेल थ्योरी पर डिस्कस किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो इस वाले वीडियो में हम किसकी चर्चा करेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सेल का प्रकार क्या होता है और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सेल को किस आधार पर डिवाइड करते हैं। बेसिकली सेल को यदि हम बात करें, सेल को डिवाइड करने का जो आधार है वो केंद्रक के संरचना पर आधारित होता है कि केंद्रक विकसित है या विकसित नहीं है। अच्छा, इस तरीके आप इसको समझने की कोशिश करें कि विकसित केंद्रक किसे कहेंगे और अविकसित केंद्रक किसे कहेंगे। बड़ी बेसिक सी बात है। यदि यहाँ पर आप डायग्राम में देखने की कोशिश करें तो ये जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल दिया हुआ है, ये जेनेटिक मटेरियल किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में बंद नहीं है। इसका मतलब इस वाले संरचना को हम अविकसित केंद्रक के नाम से जानते हैं और ऐसी संरचना हमको प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलती है और ऐसी संरचना को हम अविकसित केंद्रक के नाम से जानते हैं। वहीं पर यदि इस वाले जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती तो ऐसे संरचना को हम विकसित केंद्रक के नाम से जानते और ये वाली संरचना यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती। यू का मतलब होता ही है विकसित और कैरियोटिक शब्द तो हम केंद्रक के लिए इस्तेमाल करते ही हैं। इसका मतलब यू विकसित और कैरियोटिक यानी कि केंद्रक या फिर विकसित केंद्रक वाली कोशिका। अब हम चलिए चर्चा कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका या फिर बैक्टीरिया की जो टिपिकल कोशिका होती है उस या वो बैक्टीरियल कोशिका के बारे में डिटेल अध्ययन देख लेते हैं। यदि यहाँ पर बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे स्मॉलर कोशिका होती है। सबसे स्मॉलर यूँ कह लें कि सबसे छोटी कोशिका होती है यदि हम यूकैरियोटिक कोशिका से तुलना करते हैं। यदि हम यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना करते हैं तो जो एनसीईआरटी आरबीसी का साइज लिखती है वो 7 माइक्रोमीटर लिखती है। वहीं पर यदि यहाँ पर बैक्टीरिया की सेल की टिपिकल साइज की बात करते हैं तो वह 3 से 5 माइक्रोमीटर यानी कि 3 to 5 माइक्रोमीटर की रेंज में पाई जाती है। यदि ये वाली कोशिका सबसे स्मॉलर है तो ये बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट कहने का मतलब रिप्रोडक्शन भी करती है, बहुत तेज़ी से इसका रिप्रोड्यूस होता है। किसके कंपेरिजन में? यूकैरियोटिक कोशिका के कंपेरिजन में, यानी कि इनका नंबर बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है। इस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आगे हम बात करते हैं तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो अपने शेप और साइज़ का मतलब हमने यहाँ पर देख लिया। आप देख सकते हैं साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरी करती है, यहाँ तक कि ये शेप में भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पर 4 बेसिक शेप दिए हुए हैं। यदि आप देखें तो यहाँ पर एक बैसिलस दिया हुआ है। बैसिलस का मतलब होता है दंडाकार मतलब होता है कुछ डंडेनुमा संरचनाएं। कोकस का मतलब होता है गोल या स्फेरिकल स्ट्रक्चर। विब्रियम का मतलब होता है कॉमा लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से कॉमा लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, स्पाइरलम का मतलब होता है कुछ इस तरीके से सर्पिलाकार स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, है ना। तो आपको इतनी बात अच्छी से समझ में आ गई होगी। यदि यहाँ पर कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करना चाहें तो हम और क्या ऐड कर सकते हैं। जो स्पाइरलम की स्ट्रक्चर होती है इस पर फ्लैजिला पाए जाते हैं और ये मोटाइल होती है। मोटाइल का मतलब होता है जिस किसी भी कोशिका में फ्लैजिला पाया जाएगा इसका मतलब मोटाइल होगी। मोटाइल का मतलब वो गतिशील होगी, कहने का मतलब वो गति कर सकेगी। इतनी सिंपल सी बात है ना। विब्रियम में भी यहाँ पर फ्लैजिला पाए जाते हैं और ये गति कर सकती है। यही वहीं पर यदि हम कोकस की बात करते हैं तो कोकस में किसी भी प्रकार की फ्लैजिला की स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलती है। इसका मतलब जो कोकस होगा वो गतिशील नहीं होगा, ये मतलब ये मोटाइल नहीं होगा, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। वहीं पर यदि हम बैसिलस की बात करते हैं तो बैसिलस पर भी बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है और ये मोटाइल होती है। वहीं अब हम यदि चर्चा करें कि इन चारों साइज में से, चारों शेप में से मोस्ट कॉमन शेप कौन से है, तो मोस्ट कॉमन शेप आपकी बैसिलस शेप होती है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। तो यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप उसको कमेंट में लिखिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर अप करवा देंगे, है ना। चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बेसिक थोड़ा बहुत आपको जानकारी हो गई है। अब हम क्या करते हैं, सेल की पूरी फुल डिटेल अध्ययन कर लेते हैं। पढ़ने का तरीका हमारा क्या रहेगा? पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि हम बाहर से अंदर की तरफ पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सेल एनवलप को समझने की कोशिश करेंगे, फिर साइटोप्लाज्म देखेंगे और साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी स्ट्रक्चर पाई जाएंगे उसको हम धीरे धीरे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आउटर मोस्ट कवरिंग हम क्या समझेंगे। यहाँ पर यदि आप देखें सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो हमने ब्लैक कलर से बनाई हुई है उसको हम क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। समझ में आ रहा है? जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स की संरचना होती है वो पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई संरचना होती है। पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई
संरचना होती है। यहाँ पर जगह कम है, लेकिन हम बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं। ये संरचना काहे की बनी हुई होती है? पॉलीसेकेराइड की बनी हुई संरचना होती है। अच्छा, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है, यदि ये लूज है और काफ़ी और थिन है, यदि ये थिन है, पतली है, लूज है, काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं है, तो इस वाली संरचना को हम स्लाइम लेयर के नाम से जानते हैं। स्लाइम का मतलब होता है कीचड़, कीचड़, और इसीलिए इसको हम कहते हैं लूज, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब चिपचिपा सा। तो ये स्लाइम लेयर, इसको हम कहेंगे जो क्या है, लूज थिकनेस है और बहुत ज़्यादा पतली थिकनेस है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं, अच्छा स्लाइम लेयर का काम क्या हो सकता है? यदि यहाँ पर कुछ चीज़ें छूट जा रही हैं, हमने नहीं लिखा है, तो एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, लेकिन आप इसको अपने नोट में ऐड ऑन कर सकते हैं, हम बोलते जा रहे हैं, है ना। यदि स्पीड ज़्यादा है तो आप स्लो करके अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। देखिए, यदि हम स्लाइम लेयर की बात करते हैं तो इसका क्या क्या काम हो सकता है, आप खुद सोचो ज़रा। यदि किसी भी कोशिका के बाहर यदि यहाँ पर चिपचिपी संरचना पाई जा रही है, तो चिपचिपी संरचना से क्या क्या हो सकता है? चिपचिपी संरचना होगी तो किसी सरफेस पर इसको चिपकने में मदद करने वाली है ना। और जब मदद करेगी तो इसका मतलब एक कोशिका दूसरी कोशिका से चिपकेगी और एक कॉलोनी नुमा स्ट्रक्चर बना सकती है। एक कॉलोनी जो बैक्टीरिया को पेटल डिस्क में डालने पर जो हमको कॉलोनी दिखाई देती हैं, वो कुछ स्लाइम लेयर की वजह से ही, चिपचिपी संरचना की वजह से दिखाई देते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ग्लाइकोकैलिक्स में जो पॉलीसेकेराइड की संरचनाएं पाई जाती है, जो शुगर पाई जाती है, इसका क्या काम है? तो ये एक कोशिका को दूसरी कोशिका में पहचानने में मदद करते हैं। मतलब इसी के आधार पर जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इन कोशिकाओं को पहचानने का काम करता है कि भाई फॉरेन कोशिका है, और इससे इनको खत्म करने का काम करता है ना। आगे हम बात कर लेते हैं, यदि यही ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर है, ये थिक और टफ हो जाती है, मतलब मोटी हो जाती है और कठोर हो जाती है, तो ये संरचना को हम क्या नाम देते हैं? कैप्सूल नाम देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि यदि हम कैप्सूल की बात करते हैं तो ये थिक है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। इससे सेल को फ़ायदा क्या मिलता है, बैक्टीरिया को क्या फ़ायदा मिलता है? यदि आप देखें तो यहाँ पर इस कैप्सूल की वजह से इसमें रोगजनक क्षमता आ जाती है, यानी कि पैथोजेनिसिटी इसमें प्रदर्शित ये करना शुरू कर देती है। यानी कि इस कैप्सूल की वजह से ही ये किसी भी होस्ट में जाकर के वहाँ पर रोग उत्पन्न कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम की WBC कोशिकाएं होती हैं, इस कैप्सूल की वजह से इन बैक्टीरियल कोशिकाओं को पहचानने में सक्षम नहीं हो पाते, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो सबसे आउटर कवरिंग है उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं, और कितने तरीके की हो सकती है, कितना कवर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट परत पाई जा रही है उसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। सेल वॉल क्या होती है? तो सेल वॉल बेसिक तौर पर हमने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान की स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। आप नोट कर लीजिएगा, जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरिन की बनी हुई संरचना होती है। यदि कोई भी ऑप्शन हो तो आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं, है ना। पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरिन, बात समझ आ रही है? अच्छा, यदि यहाँ पर बात करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकान, यहाँ पर लिख ही लेते हैं। देखिए, यहाँ पर यदि हम देखें पेप्टाइडोग्लाइकान, यहाँ पर देखें, पेप्टाइडो का मतलब होता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, और ग्लाइकान का मतलब होता है यहाँ पर एक कोई शुगर स्ट्रक्चर भी पाई जाएगी। मतलब इसमें एमिनो एसिड की चेन भी पाई जा रही है और शुगर की भी चेन पाई जा रही है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। मतलब ये है कि ये बेसिक तौर पर यदि हम इसको डिवाइड करना चाहें तो पेप्टाइडोग्लाइकान दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई होती है, नाम और नाक से। मतलब एन एसिटल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटल ग्लूकोज एमिन, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं उतनी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेल वॉल आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई कि किस चीज़ की बनी हुई होती है। अब हम इसका काम देख लेते हैं। तो ये क्या काम करती है? प्रोवाइड शेप, है ना। ये जो सेल वॉल होती है कि यदि कहीं पर भी बाहरी कवरिंग वॉल लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो क्या काम करती है? सिंपल सी बात है, वो शेप देने का काम करेगी। भाई आप किसी भी स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, यदि आप ऐसी संरचना बना दे रहे हो बाहरी वॉल की, तो इसका शेप इस तरीके का हो जाएगा। यदि आप गोल बना दे रहे हो तो इसका शेप इस तरीके का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो ये क्या करती है? शेप को प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके आगे ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रदान करती है। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रदान करने का काम करती है। और ये प्रोवाइड बस्टिंग टाइप कोलैप्स है। इस वाली कोशिका को ध्यान से देखें तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, यानी कि परासरण दाब होता है, उसका यहाँ का ज़्यादा होता है। बाहर वाले मीडियम का परासरण दाब कम होगा।
इसका मतलब यह है कि पानी क्या करेगा, अंदर मूव करने की कोशिश करेगा। पानी जब यदि अंदर मूव कर गया और बाहर सेल वॉल नहीं हुई, इसका मतलब ये तो ब्लास्ट कर जाएगी, फट जाएगी, यानी कि ये बर्स्ट हो जाने वाली है। यदि ये बर्स्ट हो गई या फट गई, इसका मतलब इस वाली कोशिका की तो डेथ हो जाएगी, है ना। तो इससे इसको बचाने के लिए बाहरी सेल वॉल होती है और ये क्या काम करती है, तो ये बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से इसको बचाने का काम करते हैं। इसके अंदर हम और चर्चा करें तो इसके अंदर यहाँ पर पाई जा रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यदि हम आगे चल करके इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक लाइन आपको ध्यान से अच्छे से समझ लेना है कि जो चाहे बैक्टीरिया की कोशिका हो या प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका हो, इन दोनों तरीकों की जो दोनों प्रकार की कोशिकाएं हैं, उनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है वो समान ही होती है। मतलब ये लाइपोप्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर होती है। इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन जब हम यूकैरियोटिक कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे होंगे तो हम चल करके वहाँ पर कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतनी बात समझ लीजिए कि जो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिव परमेबल के तरीके से काम करती है। यहाँ पर आप बस अच्छे से समझिए ज़रा, ये जो सेल वॉल है वो किसी भी तरीके का परमेबल को रोक नहीं पा रही है। मतलब यहाँ पर कोई भी केमिकल यदि आना चाहे तो सेल वॉल रोक नहीं सकता है, वो पूरी तरीके से अंदर आने की अनुमति दे देगा। लेकिन यदि यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है वो किसी न किसी तरीके से सिलेक्टिव परमेबल का काम करेगी और यहाँ पर जो इस वाली कोशिका के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वही इसमें अंदर आने देगी, है ना। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सिमिलर टू यूकैरियोटिक कोशिका, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कोशिका होगी वो यूकैरियोटिक कोशिका के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन में बिल्कुल समानता प्रदर्शित करेगी। इसके बाद यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही रिलेटेड एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है इसी के अंदर। यहाँ पर यदि आप समझें तो आप क्या देख रहे होंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ, यानी कि इन फोल्डिंग, आउट फोल्डिंग नहीं, अच्छे से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अब बहुत बढ़िया बनते हैं। ये वाली जो कोशिका है इन फोल्डिंग है, यानी कि अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, ना कि आउट फोल्डिंग है। यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली कोशिका इन फोल्डिंग है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इन फोल्डिंग है, आउट फोल्डिंग नहीं है। एनसीईआरटी क्या लिखती है कि स्पेशली एक्सटेंशन स्ट्रक्चर होती हैं, मतलब अंदर की तरफ पूरी मतलब स्पेशल तरीके से फैली हुई या मुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं जो क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ भी है ना। ये किस तरीके की पाई जा सकती हैं, तो ये वेसिकल यानी कि वेसिकल स्ट्रक्चर में हो सकती हैं, ट्यूब लाइक हो सकती हैं, मतलब एक नली नुमा संरचना हो सकती हैं, लैमिली कहने का मतलब इस तरीके से पटलिका नुमा संरचनाएं हो सकती हैं, है ना। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं लैमिली नुमा स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अच्छा, ये काम क्या करते हैं, काम में यदि हम देखें तो ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, ये डीएनए के रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करती है। यहाँ पर ये रेस्पिरेशन और सिक्रेशन प्रोसेस में मदद करती है, यानी कि कोशिका के श्वसन और सिक्रेशन प्रोसेस में मदद करती है। और ये इंक्रीज सरफेस एरिया, कहने का मतलब मेसोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, जिससे कि यहाँ पर एंजाइमेटिक जो प्रोसेस होंगे, एंजाइमेटिक क्रियाएं होंगी वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो जाएंगी और इस कोशिका की जो भी उपपचयी क्रियाएं होंगी वो बढ़िया अच्छी तरीके से चलने वाली है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम और आपको समझाना चाहते हैं, यदि आप देखें तो ये जो यहाँ पर जो आउटर ग्रोथ होती है, जो इनफोल्डिंग है, इस पर जितने भी श्वसन के लिए जो भी एंजाइम की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसका मतलब जो श्वसन की प्रोसेस होने वाली है वो यहाँ पर होने वाली है। वहीं पर यदि हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो वहाँ पर जो श्वसन की जितनी भी प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रतिपादित होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मीसोसोम है वो बिल्कुल कार्य में किसके समान है, यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया के समान। इसका मतलब हम मीसोसोम को यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस ऑर्गन मान सकते हैं। बात समझ आ रही है ना। चलिए ठीक, अब हम यदि आगे हम बात करते हैं, चलिए हम एक स्ट्रक्चर और बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन कंटेन पिगमेंट। मतलब यह है कि हमारे पास कुछ ऐसी ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इन साइनोबैक्टीरिया की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें अंदर की तरफ जो फोल्डिंग होती है उसमें बहुत सारे पिगमेंट भरे हुए पाए जाते हैं, जो पिगमेंट लगे हुए संरचना पाए जाते हैं और इनको हम एक नए नाम से जानते हैं जिनका नाम है क्रोमैटोफोर, है ना। पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात करें, है ना। यदि हम आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर अंदर क्या करेंगे, हमने सेल एनवेलप की बात कर ली है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर छूट रहा है, सेल एनवेलप में हम किनको ऐड करते हैं। मतलब यहाँ पर हम ग्लाइकोकाइलिस सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को ऐड करते हैं, ग्लाइकोकाइलिस प्लस सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों को
मिला करके हम सेल एनवलप के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी क्या लिखती है कि सेल एनवलप में जो तीनों पार्ट हैं, मतलब ग्लाइकोकाइलिक, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सभी का एक डिस्टिंक्ट फंक्शन होता है, मतलब सभी का अलग अलग अपना कार्य होता है। लेकिन इन सभी तीनों यानी कि ग्लाइकोकाइलिक, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों आपस में मिल करके एक यूनिट फॉर्म में प्रोटेक्टिव यूनिट के रूप में काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अलग अलग तो अपना इनका एक अलग फंक्शन होता है, लेकिन जब सब तीनों आपस में मिल जाते हैं तो एक ये प्रोटेक्टिव यूनिट की तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे। हमने इतना कुछ पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे किस पर, इंक्लूजन बॉडी पर। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, इंक्लूड की हुई बॉडीज़ होती है। इनमें कौन कौन सी बॉडीज़ को रखा गया है, यदि आप देखें तो इसमें विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है और ये रिजर्व स्टोरेज स्ट्रक्चर होती हैं। मतलब इनमें बाहर की तरफ किसी भी प्रकार की ट्रू सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। ट्रू सेल मेम्ब्रेन का मतलब आप यहाँ पर समझिए कि बाहर की तरफ यहाँ पर प्रोटीनेशियस लेयर तो पाई जा रही है, लेकिन इसको हम सेल मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे, ट्रू सेल मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते। ये होती क्या है, तो ये रिजर्व स्टोरेज फूड मटेरियल्स होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पर देखें तो इसमें फास्फेट के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स होते हैं और कुछ में गैस वैक्यूल्स स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर फास्फेट के ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे और कुछ में साइनोफाइसिन के ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे और कुछ जो हमारे पास कुछ ऐसी बैक्टीरियाज होती हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो उसमें हम गैस वैक्यूल भी पाए जाते हैं। अच्छा, ये गैस वैक्यूल क्या काम करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रीन आगे छूट गया है तो आप यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो उसमें गैस वैक्यूल पाई जाती है। ये क्या काम करती है, तो ये गैस वैक्यूल होती है, गैस भरी होती है, तो ये बॉयंसी का काम करती है, उत्प्लावकता का काम करती है, मतलब इनको तैरने में मदद करेगी, जिससे लाइट इन पर पड़ने वाली है और प्रकाश संश्लेषण अच्छी तरीके से होने वाला है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर कुछ पाए जाते हैं राइबोसोम, मतलब इस वाले प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की जो हम साइज़ देखते हैं तो ये साइज़ 15 से 20 नैनोमीटर की रेंज में पाई जाती है। ये 17S आकार की संरचना होती है, मतलब ये जो यूनिट होती है 70S आकार की होती है और ये दो छोटी यूनिट सब यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है, 50S एंड 30S। यहाँ पर देखें तो हमने लिख दिया है, हर एक चीज़ को लिख दिया है। 50S एंड 30S के सब यूनिट से मिलकर के 70S सब यूनिट का निर्माण या फिर कह लीजिए पूरे फुल होल राइबोसोम का निर्माण करता है। ये काम क्या करता है, तो जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन की फैक्ट्री होता है, मतलब वहीं पर प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर का जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या काम करेगा, यहाँ पर एक mRNA बनाएगा और इस वाले mRNA पर यहाँ पर जो राइबोसोम होंगे यहाँ पर लग करके किसका निर्माण करने वाले हैं, यहाँ पर प्रोटीन की स्ट्रक्चर को जन्म देंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक, आगे देखें तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझाना है कि जो mRNA की स्ट्रैंड है, mRNA पर बहुत सारे जो राइबोसोम लग जाते हैं, तो बहुत सारे राइबोसोम लग जाते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम पॉलीराइबोसोम के नाम से जानते हैं, है ना, या फिर इसको दूसरा नाम हमने पॉलीसोम भी रखते हैं। क्लियर हो रहा है। ठीक, अगली स्ट्रक्चर यदि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दी हुई है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड यहाँ पर यदि आप देखें तो जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है, क्रोमोसोमल डीएनए के अतिरिक्त जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड स्मॉल राउंडेड डीएनए होता है। ये काम क्या करता है, तो ये यदि हम कोई भी कोशिका यहाँ पर देखें तो ये मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, मतलब कोई भी कोशिका यदि ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म हो रही है किसी फॉरेन डीएनए के संपर्क में आकर के, तो इसको जांच के लिए या मॉनिटर करने के लिए हम प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इसको चल करके हम इंटर में पढ़ते हैं, लेकिन अभी के लिए इतनी बात आप आसानी से समझ सकते हैं। नहीं समझ आ रहा है तो आगे आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या बताना है भाई, प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जो प्लाज्मिड होता है क्या ये सभी बैक्टीरिया में पाया जाता है, जी नहीं, ये सभी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। तो क्या यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जा सकता है, हालांकि ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया नहीं जाता है, लेकिन ईस्ट एक ऐसी यूकैरियोटिक कवक कोशिका है जिसमें हमको प्लाज्मिड देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा सोच समझ करके इस तरीके के स्टेटमेंट को आपको जवाब देना पड़ेगा। चलिए यदि हम आगे बात करते हैं तो हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं साइटोप्लाज्म पर। साइटोप्लाज्म क्या होता है,
तो साइटोप्लाज्म मेन एरिया होता है इस वाली बैक्टीरिया कोशिका या फिर किसी भी कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होता है, वो जितनी भी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है उन सबका मेन एरिया होता है, मेन पार्ट होता है, जहाँ पर सारी की सारी उपापचयी क्रियाओं को संपादित किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और लिखा हुआ है न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड का मतलब क्या होता है? अच्छा, ऑइड का मतलब होता है बायोलॉजी के अंदर लाइक, जैसा, मतलब जैसे कि डिस्कॉइड होता है मतलब डिस्क जैसा। इसी तरीके से न्यूक्लियाइड मतलब न्यूक्लियस जैसा। इस पर हमने शुरुआत में भी चर्चा की थी। न्यूक्लियस जैसा क्योंकि यहाँ पर बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर नहीं पाई जा रही है। इसका मतलब ये न्यूक्लियस जैसा क्या, यहाँ पर क्रोमोसोम तो है लेकिन यहाँ पर बाहरी कवरिंग नहीं है, इसलिए न्यूक्लियस जैसी संरचना न्यूक्लियाइड नाम दिया गया है ना। यहाँ पर यदि हम देखें तो क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी भाई? एक ही होगी। यहाँ पर क्रोमोसोम केवल और केवल एक ही पाया जाता है। कैसा होता है? गोल होता है, मतलब राउंडेड होता है, और ये पैक्ड भी होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा पैक्ड नहीं होता है जितना कि यूकैरियोटिक कोशिका में होता है, लेकिन हाँ कुछ मात्रा में पैक्ड होता है। लेकिन पैकिंग के लिए यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन का यूज नहीं होता है। याद रखना ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जितना लिखा हुआ है सब आपकी टिप्स में होना चाहिए। जो यहाँ पर हम मौखिक भी बोल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा स्लो करके आप नोट जरूर बनाइए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। ऐसे फिर फालतू में देख करके काम वाम चलता नहीं है ना। लापरवाही करने से कोई फायदा नहीं। ठीक, यदि आप समय दे रहे हैं तो भैया आप इसका प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और प्रॉपर तरीके से इसको समझने की कोशिश करिए। और इसको देखने के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो एक भी पॉइंट आपका छोटा हुआ नहीं मिलेगा, है ना। ये तो हमारी प्रॉमिस है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। चलिए ठीक है, इसके आगे यदि हम बात करते हैं तो हमने राइबोसोम देख लिया, इंक्लूजन बॉडी देख ली, इधर का हमने पूरा पार्ट देख लिया है, प्लाज्मिड पार्ट भी हमने डिस्कशन कर लिया है। अब यहाँ पर मेन पार्ट बनता है हमारा फ्लैजेला। मतलब ये है कि जो सेल इन्वॉल्व से जुड़ी हुई संरचनाएं कुछ पाई जाती हैं, जो स्प्राउटिंग ऑफ सेल होती है, यानी कि सेल के बाहर कुछ अंकुरनुमा संरचनाएं निकलती हैं, जिसमें हम किनको रखते हैं तो पीली होती है, पीली संरचनाएं, ट्यूब लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ यहाँ पर फिम्बरी लाइक संरचना मिलती है। फिम्बरी और पीली में बेसिक अंतर होता है। क्या होता है? फिम्बरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये ट्यूबलिन प्रोटीन की बनी हुई संरचनाएं होती हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और ये किस में काम करते हैं? तो कॉन्जुगेशन में काम करते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब आप समझते हैं? मतलब ये हुआ कि एक कोशिका से यहाँ से मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी और ये दूसरी कोशिका यहाँ पर जो होने वाली है उसमें अटैच्ड हो जाएगी, और इसका जो क्रोमोसोम होगा वो पूरी तरीके से इसके अंदर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं? संयुग्मन या कंजुगेशन, ठीक है। और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही देखने को मिलता है। अच्छा, यदि हम फिम्बरी की बात करते हैं तो फिम्बरी कैसे संरचना है? स्मॉल और ब्रिस्टल। ये स्मॉल होती है, ब्रिस्टल मतलब ये सॉलिड संरचना में पाई जाती है, इसमें गोल नहीं होता, मतलब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। आगे हम देखें कि हेल्प क्या करती है। मतलब ये फिम्बरी किस में काम करती है? तो ये किसी सरफेस से स्टोन से, या फिर ये कह सकते हैं किसी स्ट्रीम बहती हुई धारा में स्टोन से चिपकने में मदद करती है, या होस्ट के अंदर किसी भी ऑर्गन में इसको चिपकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। कौन? फिम्बरी। बात समझ में आ रही? हालांकि एनसीईआरटी लिखती है दे हेल्प इन अटैच्ड टू रॉक इन स्ट्रीम एंड होस्ट टिश्यू। बात समझ में आया? दे का मतलब ये हो गया कि भैया यदि पीली और फिम्बरी दोनों का नाम दिया जा रहा है तो इसका मतलब आपको ऑप्शन पीली और फिम्बरी दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? ठीक। इसके आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड ऑन कर सकते हैं। जो पीली और फिम्बरी होती है वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। कहने का मतलब ये हुआ इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स नहीं पाई जाती है, इसलिए सेल के मूवमेंट में किसी भी प्रकार का रोल प्ले नहीं करते हैं, यानी कि सेल को गति नहीं प्रदान कर सकते, है ना। यहाँ पर अगली स्ट्रक्चर बच जाती है फ्लैजेला। यदि हम फ्लैजेला देखें तो फ्लैजेला ये हमेशा फ्लैजेला की यदि बात करते हैं तो फ्लैजेला एक मोटाइल स्ट्रक्चर होती है जो कोशिका को गति प्रदान करने का काम करती है। और ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, या फिर कह सकते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रेन टू स्ट्रेन में जो अरेंजमेंट होता है फ्लैजेला का, और जो नंबर होता है, मतलब कितने फ्लैजेला पाए जाएंगे, ये डिफ़र करता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। यहाँ पर देखें प्रोवाइड मोटेलिटी, जो अभी हमने चर्चा कर ही ली। आगे देखेंगे फिलामेंट। कहने का मतलब यह है कि फ्लैजेला को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है बेसल बॉडी, दूसरा हुक और तीसरा फिलामेंट।
मतलब यहाँ पर देखें जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर आप कहाँ पर स्ट्रक्चर बना देते हैं, यहाँ पर यदि आप देखें तो ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ये वाली सेल वॉल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो यहाँ पर स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको हम क्या नाम देने वाले हैं, क्या नाम देंगे, बेसल बॉडी, है ना, ये बेसल बॉडी है। इसके बाहर जो संरचना इस तरीके से निकलती है, इस वाली संरचना को हम नाम देते हैं हुक, क्या नाम देंगे, हुक। और इसके आगे जो संरचना निकलती है, इसको हम नाम देंगे फिलामेंट। बात समझ में आ रही है ना, देख लीजिए अच्छे से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है, उसको हम नाम देते हैं बेसल बॉडी। उसके बाहर जो संरचना पाई जाती है, उसका नाम है हुक, और बाहर की जो संरचना पाई जाती है, उसका नाम है फिलामेंट। इन तीनों में सबसे ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रक्चर कौन सी है, तो फिलामेंट होती है। बात समझ में आ रही है ना, सबसे लंबी कौन सी संरचना है, फिलामेंट है। और यदि हम इसके मूवमेंट की बात करें तो ये किस तरीके से मूवमेंट करता है, तो ये बिल्कुल राउंड 360 डिग्री पर मूव करता है। मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी चीज़ को ले लें, हम कैसा समझा दें, यहाँ पर कोई चीज़ है भी नहीं, है ना, आप इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे है, तो ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट करने का काम करता है, इस तरीके से काम करता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। वहीं पर यदि हम यूकैरियोटिक की चर्चा जब करेंगे तो आपको बताएंगे, वहाँ पर जो फ्लैजेला होता है वो इस तरीके से 180 डिग्री करता है। आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस वाले वीडियो में प्रोकैरियोटिक कोशिका की पूरी फुल डिटेल देने की कोशिश की है। यदि यहाँ पर कोई चीज़ छूट जा रही है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा देंगे। और इसके नोट्स ज़रूर बनाइए, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि हम इसकी एक स्लाइड लगा देके आप प्रॉपर तरीके से वहाँ से नोट्स बना सकते हैं, है ना। तो आप इसे देखिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी पढ़िए और अच्छी मेहनत करिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। और जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है हम वो करते रहेंगे। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, लगातार वीडियो आती रहेंगी, आप उनको देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।